नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आजीविका निर्णय पाठ संख्या 15 के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि व्यापार व नौकरी का निर्धारण करने के लिए किन किन सूत्रों के आधार से हमको फलादेश को समझना है, और अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कर्म हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें हमको किसका सहयोग प्राप्त होगा, किसके सहयोग से हम अपने कार्य को करेंगे, अपने बल पर करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे, या किसी का सहयोग प्राप्त होगा, और इसको कैसे हमको फल स्वरूप में समझना है, इसका फलादेश कैसे समझना है, किन सूत्रों के आधार से समझना है। वीडियो बहुत ही आनंददायक है। देखिए, हम लोग फलादेश पर बात कर रहे हैं। कर्म स्थान से संबंधित जातक के बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सारे सवालों का जवाब केवल दशम स्थान से ही नहीं बल्कि और किन किन भावों से समझा जाता है, देखा जाता है, कौन कौन से भाव विशेष रूप से एक्टिव हैं हमारे कर्म लाभ व धन के लिए, क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ सूत्र बताए गए हैं, कैसे योग बनते हैं, योगों को समझा। जातक देश में कार्य करेगा या विदेश में कार्य करेंगे, इन सब सारे विषयों पर चर्चाएं होती आ रही हैं इन सूत्रों के माध्यम से। मतलब आजीविका निर्णय का एक सूत्र है जो कि पाठ संख्या 15 की हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। 1 से लेकर अगर आप 14 तक पाठ को पढ़ेंगे तो निश्चित है बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही अगर आप फलित ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको फलित ज्योतिष पाठ संख्या 1 से लेकर आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आपको बहुत ही आनंद आएगा और आप बहुत ही अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। फल कथन कहने के लिए आप अपनी पत्रिका का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि आजकल जो समाज में ज्योतिष परोसा जाता है वो किन दोषों के आधार पर ही केवल फलादेश किया जाता है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सही फलादेश करें, अन्यथा आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष है, अंगारक दोष है, कर्म छाया दोष है, आदि इत्यादि पता नहीं कहाँ कहाँ से, जबकि इन दोषों के बारे में बहुत विशेष नहीं बताया गया है। ज्योतिष वो विषय है, देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि ज्योतिष का कार्य केवल इतना है कि ये वेदांग है, वेद पढ़ रहे हैं आप लोग, और इसको नेत्र बताया गया है वेद का। और नेत्र का काम क्या है? देखिए, नेत्रों का काम है सिर्फ देखना और देख करके बता देना सामने जो व्यक्ति खड़ा है गोरा है या काला है या सांवला है, नाक नक्शा कैसा है, बस इतना कार्य है। ज्योतिष का कार्य है कि देख करके बता देना। अगर आप कहें कि आपने पूछा कि ये हमारे मोबाइल का रंग कैसा है, ब्लैक है, इसको वाइट कर दीजिए, ये ज्योतिष नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकती है तो केवल पूजा कर सकती है, भगवान की प्रार्थना कर सकती है। तो ज्योतिष के अंदर वो क्षमता है कि आपके भविष्य को, भूत को, वर्तमान को, ये सागर है, और इसमें जो लोग गोता लगाते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, पठन पाठन क्रमशः चलता रहता है, निश्चित है उनका प्रिडिक्शन बहुत अच्छा होता है। इन्हीं सूत्रों के आधार से जन्म कुंडली का पूरा फलादेश समझा जाता है, किया जाता है। एक सूत्र और है, देखिए, जब हम लोगों का जन्म होता है, हम लोगों का जब जन्म होता है तो जन्म के समय पर, जन्म लेते ही जो ब्रह्मांड की स्थिति होती है ग्रहों की, वो हमारे जन्मांक चक्र में छप जाते हैं। वो ग्रह उसी भाव में, उन्हीं अंशों पर स्थित हो जाते हैं जिनको देख करके और फलादेश जीवन का किया जाता है। अब कई बार लोगों का प्रश्न होता है, हमने कोई कर्म खराब नहीं किया है। अरे, इस जन्म में नहीं खराब किया है, लेकिन जो जन्म पत्रिका में आपके छुपा है, आपने जन्म लिया, कोई कर्म नहीं किया, वहां पर केवल जन्म लिया है और आपका पूरा भविष्य छपा हुआ है। उसमें कौन से जन्म का फल है वो, इस पर विचार करना चाहिए। तो निश्चित है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, या कई बार हम लोग
नकारात्मकता में चले जाते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, उसके साथ साथ भी हमारे साथ बुरा होता है या हमारा ये काम नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं निश्चित है इसका फल मिलेगा। लेकिन आप एक बार विचार करिए, जो आपकी पत्रिका में छपा है वो क्या छपा है, कहाँ का, कौन से कर्म का फल छपा है। निश्चित वो पूर्व जन्मों का है, वो प्रारब्ध है आपका, और जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भी छपेगा, किसी ना किसी दिन उसका फल स्वरूप भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। इन 4 चीज़ों को दुख के समय पर जब भगवान से विश्वास टूटने लगे, धर्म हमारा डगमगाने लगे, तो अपने धर्म को परखना चाहिए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे कर्म का सहयोगी कौन होगा। कर्म जो भी हम करेंगे उसका श्रेय कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे पिताजी अगर व्यापार करते हैं, अच्छे व्यापारी हैं, तो उन्होंने हमको व्यापार सिखा दिया, धरोहर में मिल गया, विरासत में मिल गया। या कई बार ऐसा होता है, हमारे जो पिताजी हैं वो सीए हैं, तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम सिखा दिया हमको, क्योंकि जो विद्या घर में है, जो ज्ञान घर में है, वो बच्चों के अंदर निश्चित है उसका आ जाता है। देखिए, आप ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ और अनुभव कर सकते हैं, अगर माता पिता की जो भी राशि हो या जो लगन हो, बच्चों की भी वही लग्न या वही राशि, दोनों में से एक लेकर जरूर आएगा वो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंश वो आपका है। तो इसी प्रकार से जो आपके अंदर गुण है, बहुत सारे गुण जो है माता पिता के बच्चों के अंदर विद्यमान होते हैं। अगर माता पिता संगीत कला में निपुण हैं या संगीतज्ञ हैं, वादक हैं, तो बच्चे अपने आप बहुत कम मेहनत में उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में समझते हैं कि आपका जो कर्म होगा उसमें सहयोगी कौन होगा आपका। तो उसके लिए बताया गया है, पहला सूत्र यह है, दशमेश या नवांश पति या दशम स्थित ग्रह, दशमेश यानी दशम स्थान का स्वामी, या दशमेश नवांश में जिस ग्रह की राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी, या दशम स्थान में स्थित ग्रह, जो भी ग्रह, जैसे कि पहले दूसरे पाठ में ही बताया गया है कि कर्म का निर्धारण किस प्रकार से करना है, क्या लग्न से दशम को देखना है, या चंद्रमा से लगन को देखना है, या दशम सूर्य से दशम को देखना है। तीनों में से जो अधिक बलवान हो उससे दशम स्थान का विचार करना चाहिए। तो आपकी जन्म पत्रिका में आपको यह देखना है सबसे पहले नंबर पर कि आपके लग्न से दशम स्थान का स्वामी कौन है। यानी इस पत्रिका में अगर देखा जाए, लग्न मेष लगन की पत्रिका बनी है, दशम स्थान के स्वामी शनिदेव हैं। अब दशम स्थान में कौन स्थित है, क्या वो उच्च राशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है या वर्गोत्तम है। अब वर्गोत्तम कैसे होगा, जैसे मान लीजिए शनि देव आपकी पत्रिका में धनु राशि के स्थित हैं, जन्म पत्रिका लगन चार्ट में, और नवांश में भी अगर शनि देव धनु ही राशि के हों तो वो वर्गोत्तम हो जाएंगे। देखिए, एक सूत्र यहां पर और है अन्य विषय का, एक से अधिक ग्रह अगर जन्मांग पत्रिका में अगर नवांश में अगर एक से अधिक ग्रह वर्गोत्तम हैं, एक से अधिक ग्रह अगर वर्गोत्तम है, यानी 2 ग्रह 3 ग्रह, जितना अधिक ग्रह वर्गोत्तम होंगे उतना ही अधिक जातक बलवान होगा, विद्यावान होगा, धनवान होगा, विख्यात होगा। वर्गोत्तम ग्रहों का बहुत ही बड़ा फलादेश कहा गया है। वर्गोत्तम क्या है? वर्गोत्तम यह है कि जैसे मान लीजिए कई बार हम किसी जातक से मिलते हैं, वो हमारे सन्मुख कुछ और बोल रहा है लेकिन उसके अंतर मन में कुछ और चल रहा है। कई बार हम ऐसे व्यक्ति से भी मिलते हैं जो देखने में लगता है कि बहुत कमजोर, बहुत कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन पता लगता है कि कट्टे में पैसे भरे होते हैं।
मतलब उनका जो ऊपर से दिखावा है वो बहुत नॉर्मल इंसान के जैसा है, लेकिन धन इतना है कि कट्टे में पैसे भरे जाते हैं। तो ये क्या है, ये भेद है ना दोनों में। तो इसको पहचानने के लिए, यानी लगन चार्ट में अगर कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि यहां उच्च के बैठे हैं, तुला राशि के बैठे हैं, और नवांश में अगर शनि मेष राशि के बैठे हैं, तो ये उच्च का फल भूल करके आप नीच का फल कथन समझिए, क्योंकि नवांश से ही ग्रहों का बलाबल समझा जाता है। विशेषता, पूर्णता, ये पूरक है नवांश ग्रहों को ग्रहों का फलस्वरूप कथन कहने के लिए। तो इसलिए ऐसी कई पत्रिकाएं हमने देखी हैं जो लगन चार्ट में शनि देव उच्च राशि के हैं, नवांश में नीच राशि के हैं, और शनि की दशा आते ही दिवाला निकल गया है। अब आप ये कहेंगे शनि देव लगन में उच्च के थे तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। सही सटीक आंसर आपको नवांश से ही मिलेगा। अगर नवांश में कोई भी ग्रह जाकर के नीच का हो जाता है तो निश्चित है उसका फल खराब होगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है, जो लगन चार्ट में अगर शनिदेव धनु राशि के स्थित है, नवांश में भी धनु राशि के स्थित है, तो इसको वर्गोत्तम माना जाता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों को भी देखा जाता है। जो ग्रह लगन चार्ट में जिस राशि का स्थित हो, उसी राशि का नवांश में स्थित हो, तो उसको वर्गोत्तम कहा जाएगा। इस प्रकार से वर्गोत्तम ग्रह समझा जाता है। तो लगन चार्ट में दसम स्थान में स्थित ग्रह, दसम स्थान का स्वामी, या नवांश में दशमेश जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी, अगर उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, या वर्गोत्तम हो, तो ऐसा जातक अपने बल पर, अपने बुद्धि विवेक ज्ञान आदि से अपने कार्य को, अपनी आजीविका का निर्माण करता है और चलाता है। उसको किसी के हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके पास इतना विवेक, इतना ज्ञान, इतना धन अपने आप वो कर लेता है और श्रेष्ठ नाम को प्राप्त करता है जीवन में। अब इसके बाद अगर यही दसम में स्थित ग्रह, दसम का स्वामी ग्रह, और दशमेश नवांश में जिस राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी अगर स्वराशि का हो, अगर नवांश में वो स्वराशि का हो या लगन चार्ट में स्वराशि का हो, तो ऐसा जातक परिवार के सहयोग से, यानी पिताजी जो कार्य करते हैं या पिताजी का कार्य अपना करके आगे उसी को विस्तार दिया, परिवार में किसी भी सदस्य का, बड़े भाई का, छोटे भाई का आदि इत्यादि किसी के सहयोग से जातक अपने कार्य को करता है। स्वराशि का हो तो परिवार के सहयोग से कार्य करेंगे। और तीसरे नंबर पर मित्र राशि का हो तो मित्रों के सहयोग से। अब जैसे शनि देव कर्म स्थान के स्वामी बने हैं और शनि अगर मित्र राशि के स्थित हो, यानी बुध के राशि में हो, शुक्र के राशि में हो, मित्र, अब उनके जो शनि देव के जो मित्र हैं उनके घर में अगर शनि देव स्थित हैं, या दसम स्थान में स्थित जो ग्रह है वो अपने मित्र के घर में बैठा हो, या शनि नवांश में जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी यानी राशिपति अगर अपने मित्र के घर में स्थित हो, तो ऐसा जातक मित्रों के सहयोग से कार्य को करता है। मित्र का तात्पर्य यह भी है, दो लोग बैठते हैं आपस में, दो लोगों की जिससे मित्रता है, आपस में बैठे, बात किए और प्लान किए कि चलो ये कार्य प्रारंभ करते हैं, और उस कार्य को दोनों लोग पार्टनरशिप में कर लिए। तो पार्टनरशिप करने के लिए इस प्रकार से योग बनते हैं। मित्र राशि में अगर दसम स्थित ग्रह, दसमपति ग्रह और नवांश राशिपति, नवांश में स्थित जो दसम स्थान का स्वामी है, नवांश में जिस राशि में स्थित होगा उस राशि का स्वामी अपने मित्र राशि में अगर स्थित हो, तो ऐसा जातक मित्रों के साथ कार्य करता है या मित्रों के सहयोग से कार्य करता है। मित्र का सहयोग मिल जाए, मित्र कोई गाइड कर दे कि इस कार्य को करिए, हम आपको सहयोग करेंगे इसमें जो भी हमसे बन पड़ेगा। अब इसके साथ शत्रु राशि का हो तो शत्रु से संबंधित समझना चाहिए, नहीं, शत्रु की नकल भी कह सकते हैं। अगर कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहा है, अगर हम किसी फील्ड में हैं, प्रतिद्वंदी, जैसे अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ करके आगे निकलते हैं,
या प्रतिद्वंदी की नकल करके वो अगर आज अपने ऑफिस का या अपने कार्य क्षेत्र में ये विस्तार किए, ये परिवर्तन किए, तो हमको भी करना चाहिए। उसको परिवर्तन करके, सीख करके, उससे शिक्षा प्राप्त करके क्या खेल कूद भी हो सकता है। खेल कूद में भी प्रतिद्वंदी को पछाड़ करके जाता का आगे निकलता है। स्पोर्ट लाइन में आदि इत्यादि, मतलब यहां पर यह समझ सकते हैं आप कंपटीशन में आपको आगे निकलना है तो आपको शत्रु से ऊर्जा मिलती है वहां पर। देखिए यहां पर भी कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध में भी बहुत सारे कार्य अच्छे कर डालते हैं, रोष में आकर के कर देते हैं, द्वेष में कर देते हैं, अपने शत्रु के द्वेष में कार्य को आगे, हमको ये शत्रु को आगे नहीं जाने देना है, हमको भी कामयाब होना है। इस प्रकार से जातक प्रतिद्वंदी से सीख करके, किसी का कहना है एक बहुत बड़ा सूत्र है उन कर्मठी लोगों के लिए जो दूसरों की नकल करते हैं। किसी जातक अपने प्रतिद्वंदी से सीखना उचित है, लेकिन उसकी नकल करना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे आप उसकी नकल करते हैं तुरंत आपका ज्ञान खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि जब उसकी आप नकल करेंगे तो आप अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ऐसे समझना होगा। हम आपको यही कहेंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में किसी और नए सूत्रों के आधार से इस वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कर्म क्षेत्र को समझते हुए बढ़ते रहेंगे। पाठ और नए नए सूत्रों के साथ आपके समक्ष आता रहेगा। और पाठ अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय सिया राम।